ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ये चौथा क्लास है। क्लास के नंबरिंग को मैंने ठीक कर दिया लास्ट क्लास वाले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये लास्ट टॉपिक को पढ़ करके देखिए, डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर एंड इलास्टिसिटी, ये तीन टॉपिक आप पढ़ोगे तो 15 मार्क्स आपको कंप्लीट होगा। तो अभी मैं डिमांड पे ड्रॉप करूंगा। तो जब ये डिमांड टॉपिक में ड्रॉप करूंगा तो लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने के बाद एमसीक्यू का पीडीएफ मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने मोटिवेशन का पीडीएफ से भेज दिया था सैटरडे को, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि नया सब्जेक्ट है और नया लैंग्वेज भी है, तो दिक्कत हो रहा था आपको। तो आज मैं पूरा का पूरा एमसीक्यू का पीडीएफ पहले खुद समझाऊंगा, तब आपको भेजूंगा। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। माय डियर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक बाकी है, इसको मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, चेंज इन डिमांड, ध्यान सुनिएगा। डिमांड में जो चेंज होता है ना बाबू, उसके दो कारण हो सकते हैं। डिमांड में जो चेंज होते हैं ना, दैट कैन बी कॉज्ड बाय टू रीजंस, वो दो रीजन से हो सकते हैं। डिमांड में जो चेंज होगा, या तो वो प्राइस के कारण होगा, या तो वो अदर फैक्टर्स के कारण होगा। डिमांड में जो चेंजेस होंगे, या तो वो प्राइस के कारण होंगे, या तो वो अदर फैक्टर के कारण होंगे। अब आप सोचोगे कि भाई साहब प्राइस का मतलब, तो भाई प्राइस का मतलब तो प्राइस होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। अदर फैक्टर में क्या आता है? प्राइस को छोड़ करके हर वो चीज जो डिमांड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। प्राइस को छोड़ करके हर वो चीज जो डिमांड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जैसे कि कंज्यूमर का इनकम, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब डिमांड में चेंज प्राइस के कारण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जब डिमांड में चेंज प्राइस के कारण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। My dear students, once again I would like to repeat. So when demand में changes प्राइस के कारण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और जब डिमांड में चेंजेस अदर फैक्टर्स के कारण होता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है चेंज इन डिमांड। तो देखिए, दोनों के नाम में ना एक शब्द का फर्क है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जब डिमांड में चेंज होता है प्राइस के कारण, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जब डिमांड में चेंज होता है अदर फैक्टर्स के कारण, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक सेकंड रुक जाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड में जो चेंजेस होते हैं ना, देयर कैन बी टू रीजंस फॉर दैट। उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो प्राइस के कारण या तो अदर फैक्टर के कारण। तो जब डिमांड में चेंज होंगे प्राइस के कारण, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो जब डिमांड में चेंज होंगे प्राइस के कारण, इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और जब डिमांड में चेंज होंगे अदर फैक्टर के कारण, इसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब डिमांड में चेंज होता है प्राइस के कारण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और जब डिमांड में चेंज होता है अदर फैक्टर के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द टॉपिक। अब सवाल ये है कि जब प्राइस के कारण डिमांड चेंज होगा, तो या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइस के कारण जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। तो सुनिए, जब प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है, क्योंकि प्राइस जब घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जब प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है, इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्सपेंशन। तो आपसे पूछेगा कि व्हेन एक्सपेंशन इज कॉज्ड, तो एक्सपेंशन इज कॉज्ड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। जब किसी सामान का दाम घट जाएगा, तो दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो दाम घटने से जब डिमांड बढ़ता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बताइए? एक्सपेंशन। एक और बोलिए ना, एक्सपेंशन। और जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कॉन्ट्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड में चेंजेस कैन टेक प्लेस ड्यू टू टू रीजंस। वन इज द प्राइस and the other is other factor. So when the demand is changed due to change in price, that is known as change in quantity demanded or movement along the demand curve.
और इसमें क्या होगा, या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। तो जब डिमांड बढ़ता है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और जब डिमांड घटता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एकदम बारीकी से समझिए, एकदम धीरे धीरे समझिए। और जब डिमांड में चेंज होता है अदर फैक्टर्स के कारण, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर। अब यहां भी दो सिचुएशन होगा, या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। तो यहां पे जब डिमांड बढ़ता है इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। और जब डिमांड घटता है इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए, demand can change due to two reasons. The reasons have been classified into two broad categories. रीजन को दो अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक है प्राइस, एक है अदर फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, जब डिमांड में चेंज होता है प्राइस के कारण, इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और जब डिमांड में चेंज होता है अदर फैक्टर के कारण, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में भी दो सिचुएशन होंगे, या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। जब डिमांड बढ़ता है एक्सपेंशन, जब डिमांड घटता है कॉन्ट्रैक्शन। यहां भी दो सिचुएशन होंगे, या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। जब डिमांड बढ़ेगा इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड घटेगा इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू पेपर है, क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन में ये बोलेगा कि व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर में चेंज होने से जब डिमांड इंक्रीज होता है उसको आप क्या बोलते हो, इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन डिमांड। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्राइस के कारण डिमांड बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन, और अगर प्राइस के कारण डिमांड घटेगा तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सो दीज वर द ब्रॉड कैटेगरीज जो आपने पढ़ा है। एक बार मेरे शॉर्ट में नोट्स में देखिए, नोट्स में भी ऐसे बनाया हुआ होगा। देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स, नोट्स में देखिए बोला है कि देखिए नोट्स में दिया हुआ है, एरो बनाया हुआ है, बोला है डिमांड चेंजेस। अब उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, चेंज इन डिमांड, एक है प्राइस, एक है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो जब प्राइस के कारण चेंज होगा उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलेंगे। प्राइस ऊपर होगा, अप एरो है, डिमांड डाउन एरो, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, पढ़ाई थी आपको। और जब प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और जब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। और चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में देखिए या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिमांड इंक्रीज होगा, अगर डिमांड बढ़ता है तो इंक्रीज इन डिमांड, घटता है तो डिक्रीज इन डिमांड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का चेंजेस इन डिमांड के कॉन्सेप्ट। इस तरह से डिमांड से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, अब मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, वो पीडीएफ को मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने जो मोटिवेशन वाला क्लास था उसमें मैंने आपको सिर्फ पीडीएफ भेज दिया था, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज बच्चों को फेस करना पड़ा था। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते थे कि भैया ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग एमसीक्यू को। एमसीक्यू सबके पास होगा। और देखिए, आप लोगों में जिनके पास भी कंप्यूटर का सुविधा है, अगर सुविधा नहीं भी है, आप दूर के स्टूडेंट हो, डिस्टेंस में रहते हो, तो आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा प्लीज। और अगर आप फेस टू फेस में आते हैं तो आपको तो मिल जाएगा, बट आप लोग प्लीज इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। चलिए, एक बार पीडीएफ निकाल लेते हैं, फेस टू फेस बैच। चलिए, मिल गया बाबू। चलिए, एक बड़ा ही खूबसूरत सा पीडीएफ, चलिए दिख रहा है भाई, उसको डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है डिमांड कर्व हैज, बोला डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने बताया था कि डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है। क्या होता है बाबू, नेगेटिव स्लोप। तो देखिए आंसर दिया हुआ है नेगेटिव स्लोप, जो हाइलाइटेड पार्ट है वो आंसर है। उसके बाद डिमांड डिपेंड्स ऑन, बोला डिमांड किस पे डिपेंड करता है। डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है, डिमांड टाइम पे डिपेंड करता है, डिमांड डिजायर पे डिपेंड करता है, डिमांड सब पे डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स वो है जो डिमांड को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको सारे पॉइंट का एनालिसिस करता हूं। प्राइस तो समझते हो, प्राइस से डिमांड कैसे अफेक्ट होता है, टाइम से डिमांड कैसे अफेक्ट होता है। देखिए, आज से 40 साल पहले लोगों का जो डिमांड था ना, आज लोगों का वो डिमांड है। या आज जो चीज हम लोग डिमांड कर रहे हैं ना, ठीक 10 साल बाद आपका डिमांड ही खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, डिमांड नेवर रिमेंस कांस्टेंट। उसके बाद आपका डिजायर, वो तो मैं पढ़े ही थे।
अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, इसमें से कौन सा चीज डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है? किसी सामान का प्राइस, किसी का इनकम, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये इसका आंसर गलत हाईलाइटेड है। हम लोग टेस्ट पेपर से क्वेश्चन देते हैं आपको निकाल के, तो इसका जो आंसर है ना वो गलत दिया हुआ है। देखिए लोकेशन भी डिमांड को अफेक्ट करता है माय डियर स्टूडेंट्स, लोकेशन भी डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर हम दुकान मान लीजिए हिमालय पर्वत पे खोल देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा दुकान चलेगा, जहां पे कस्टमर ही नहीं होगा तो दुकान कैसे चलेगा? तो लोकेशन अफेक्ट्स द डिमांड, तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें देखिए इसमें सारा ही चीज ऐसा है ना जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो इसको जब आप लोग प्रिंट आउट करा लोगे ना तो इसमें क्या करना, करेक्शन कर लेना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, नॉट वर्ड को काट दीजिएगा, लास्ट में ऑल ऑफ दीज ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए चारों के चारों फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस से डिमांड अफेक्ट होता है, इनकम से अफेक्ट होता है, लोकेशन से भी अफेक्ट होता है। आपके बिजनेस का लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड को डिटरमाइन करने में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस से भी डिमांड अफेक्ट होता है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अगला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इसके बाद मैं आपको इलास्टिसिटी टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं। इलास्टिसिटी 3 टाइप के होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अब अगला क्लास में इलास्टिसिटी ही स्टार्ट करेंगे। बस समझ लेना, वो वाला क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। इलास्टिसिटी 3 तरह के होते हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस। अब इलास्टिसिटी क्या होते हैं ये जानने के लिए आपको अगले क्लास तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आइए, बोला इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो कौन सा सिचुएशन है जहां लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक्सेप्शन का मतलब होता है वो कौन सा सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। बट यहां पे बोला कौन सा एक्सेप्शन नहीं, मतलब नॉर्मल सिचुएशन है। देखिए स्पेकुलेटिव मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट, गिवन इफेक्ट, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, लग्जरी प्रोडक्ट। अब आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? स्पेकुलेटिव मार्केट में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्यों? स्पेकुलेटिव का मतलब होता है अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। स्पेकुलेटिव मार्केट का एग्जांपल है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर शेयर का दाम आज बढ़ा हुआ है फिर भी हम शेयर खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि कल होकर के इसका प्राइस और भी बढ़ेगा। तो एक ऐसा मार्केट जहां पे आप एक्सपेक्टेशंस पे चलता है, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस पे चलता है ना उसको स्पेकुलेटिव मार्केट बोलते हैं। एंड द एग्जांपल ऑफ स्पेकुलेटिव मार्केट इज शेयर मार्केट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ऐसा मार्केट में सामान बेच रहे हो जो स्पेकुलेशन पे डिपेंड करता है, उस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्यों? आज दाम बढ़ा हुआ है फिर भी आप नहीं खरीदेगा, ये सोच करके कि कल इसका दाम और भी बढ़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझ रहे ना बाबू? तो स्पेकुलेटिव मार्केट में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, इसलिए स्पेकुलेटिव मार्केट भी डिमांड का एक्सेप्शन होता है। उसके बाद आइए, अगला है गिवन गुड्स, पढ़ाए थे गिवन इफेक्ट। अगला है लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो बोला प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट एक नॉर्मल सिचुएशन होता है, ठीक है। तो बोला कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट में लॉ ऑफ डिमांड काम करता नहीं है। स्पेकुलेटिव आपको हम अभी समझा दिए, और गिवन इफेक्ट जो है, गिवन गुड्स जो था वो भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन था। अगला है डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, डिमांड का डायग्राम किसके बेसिस पे बनाते हैं? तो डिमांड शेड्यूल से डिमांड डायग्राम बनता है। डिमांड शेड्यूल मतलब डिमांड का चार्ट। डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड ड्यू टू, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पढ़ाएंगे आपको कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक में। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है, कहीं ना कहीं इनकम इफेक्ट काम करता है, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको हम पढ़ाए थे, और इसमें एक टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे। तो ये तीनों सिचुएशन होने के कारण डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ। तो माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट। अगला है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व डिपेंड्स अपॉन, मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट तो ये अदर फैक्टर्स के कारण, चेंज इन अजम्पशन। अगर आप अजम्पशन चेंज करोगे, और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अजम्पशन चेंज करेंगे तो मतलब इनकम के कारण, या पहले आप इनकम को लिए थे, अब आप मान लीजिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लेंगे, या आप मान लीजिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस लेंगे, तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। तो डिमांड कर्व में शिफ्ट जो होता है वो चेंज इन अजम्पशंस, ये जो फैक्टर्स है इसको अजम्पशंस मानते हैं हम लोग। अगला है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड मतलब ये वाला सिचुएशन refers to change in quantity demanded और shift in demand कर्व। मैंने आपको क्या कहा? change in demand का दूसरा नाम है shift in demand कर्व। देखिए अभी पढ़े और अभी क्वेश्चन में आ गए, ठीक है।
स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का स्लोप अगर निकालना होगा, स्लोप अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिमांड कर्व का स्लोप कैलकुलेट करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल पी बाय डेल क्यू, द चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। देखिए एमसीक्यू में क्या है ना, जितना आप पढ़ोगे क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। तो एमसीक्यू इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने टाइम में भी आपको बहुत सारा नया नया चीज पता चलेगा। अगला है व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, मतलब जब कोई भी सामान सस्ता होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? माय डियर स्टूडेंट, जब कोई सामान सस्ता होता है ना तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। अब आप देखो दो तरह का इनकम होता है, एक होता है मनी इनकम, एक होता है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है परचेसिंग पावर। अगर कोई सामान सस्ता हो गया तो हम ज्यादा खरीद पाएंगे, मतलब मेरा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। अगला है डिमांड फॉर एनीथिंग at a given price the amount in which it will bought per unit of time that price। बोला एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितना सामान हम लोग खरीदते हैं उसको हम डिमांड बोलते हैं। ये कोटेशन में है, बोले ये लाइन किसने दिया था? तो जिस महान आदमी ने ये लाइन कहा था उसको बेनहैम उनका नाम था, बेनहैम। When the price falls, बोला जब कोई सामान सस्ता होता है, less sacrifice more purchase, कम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब कम पैसा देना पड़ेगा और ज्यादा खरीद पाएंगे। डायरेक्ट मैं आंसर वाला पार्ट बता रहा हूँ, जहाँ के समझाना है मैं आपको समझा भी रहा हूँ। When the price rises, अगर कोई सामान महंगा हो, ज्यादा सैक्रिफाइस और लेस परचेज। गुड्स व्हिच आर परचेज लेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, बोला इनकम बढ़ने के साथ साथ जो सामान हम लोग कम खरीदते हैं, आप नोट्स में पढ़ाए थे, इंफीरियर गुड्स कहते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस इन द डैश डायरेक्शन एज प्राइस सब्स्टिट्यूट, बोला किसी भी सामान का जो डिमांड है, बोला अगर इसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस, बोला है इसके सब्स्टिट्यूट, मतलब क्वेश्चन में वो क्या पढ़ाए थे, सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस इन द डैश डायरेक्शन, बोला है कोई भी सामान का डिमांड उसके सब्स्टिट्यूट के हिसाब से कौन डायरेक्शन में जाता है, सेम या ऑपोजिट? मैंने आपको क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट के केस में डिमांड सेम डायरेक्शन में जाता है, मतलब अगर डिमांड बढ़ेगा, अगर आपका सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। पढ़ाए थे ना, सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा सेम डायरेक्शन। अब ये लाइन को पढ़ते हैं, डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, कोई भी सामान का डिमांड सेम डायरेक्शन में चेंज होता है सब्स्टिट्यूट के हिसाब से। मतलब अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड चेंज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट का डिमांड बढ़ जाएगा। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस इन द डैश डायरेक्शन एज इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री केस में कैसा रिलेशन? नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। आपका प्राइस बढ़ेगा तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए कॉपिंग द कंजम्पशन हैबिट ऑफ सेलिब्रिटी, जब बोला जब एक आदमी दूसरा आदमी के हैबिट को कॉपी करता है, इसको क्या बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। ये सब 12 में ही आपको पढ़ा दिए थे। जब एक आदमी दूसरे आदमी के हैबिट को कॉपी करता है इसको बोलते हैं डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। आलिया भट्ट अगर मान लीजिए लक्स सोप यूज कर रही है, आलिया भट्ट अगर लक्स साबुन यूज कर रही है, मैं भी लक्स साबुन यूज करूंगा, ये क्या हो गया? डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। इफ यू कैन बाय द आईफोन, व्हाई कांट आई? दिस इज डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट मतलब किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी बड़े लोग या किसी भी इंसान के हैबिट को जब आप कॉपी करते हो ना, इसको फिर डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। A list showing quantities that will be purchased by consumer at different prices known as, बोले एक ऐसा लिस्ट, एक ऐसा चार्ट जिसमें लोग शो करेंगे कि कौन कंज्यूमर कितना सामान खरीद रहा है। इस चार्ट को क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक आदमी का है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। By adding up the demand schedule of an individual we get, बोला हर एक आदमी के डिमांड शेड्यूल को मिलाकर के कौन सा डिमांड बनेगा? तो हर एक आदमी के डिमांड शेड्यूल को या डिमांड चार्ट को आप मिलाएंगे तो मार्केट का डिमांड बन जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप समझ जाओगे। देखिए आपको मैंने प्राइस और क्वांटिटी पढ़ाया था। मान लीजिए दाम 5 रुपया था तो 10 किलो, 4 रुपया तो 12 किलो, 3 रुपया तो 15 किलो, 2 रुपया तो 18 किलो। ये जो चार्ट हम लोग बनाए ना, इस चार्ट को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। और एक आदमी का होगा कि राम 5 रुपया में 10 किलो, 4 रुपया में 12 किलो, 3 रुपया में 15 किलो, 2 रुपया में 18 किलो। अब ऐसे करके अगर पूरा बहुत सारे लोगों का चार्ट को अगर आप जोड़ दोगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल, मतलब मार्केट डिमांड चार्ट बन जाएगा। देखिए, by adding up the demand schedule of all individuals we get market demand schedule. When the price of a normal good decreases, the demand of it increases due to, बोले जब कोई नॉर्मल गुड्स का प्राइस, बोले जब कोई नॉर्मल गुड्स का दाम घटता है उसका डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम इफेक्ट काम करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है, दोनों काम करता है। उसके बाद if the demand for a diesel remain constant even after increase of diesel price, अगर मान लीजिए डीजल का प्राइस कितना भी बढ़ जाता हो लेकिन आपका डिमांड डीजल का कांस्टेंट है, इसका मतलब डीजल कैसा सामान है?
अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि दाम बढ़ने के बाद भी लोग खरीद रहे हैं, मतलब वो नेसेसरी गुड्स होगा, बोल यहाँ पे पूछ रहा है एग्जांपल देकर कि मान लीजिए डीजल का प्राइस बढ़ गया, फिर भी डीजल लोग खरीद रहे हैं, तो आप डीजल को क्या बोलोगे आप? तो मैंने क्या कहा था, नेसेसरी गुड्स, जो आपको चाहिए। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होता है इनकम के साथ? तो जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड घट जाएगा। पढ़ाई थे ये चीज। विद द फॉल इन प्राइस टोटल डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस, देन इट रिवील्स। बोला है प्राइस घटने से जब डिमांड बढ़ता है, इसको क्या बोलोगे आप? प्राइस इफेक्ट। देखो क्वेश्चन वही है, देखो पढ़े हुए सारा टॉपिक है हम पढ़े, लेकिन क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के दिया हुआ है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक को बढ़िया से समझ के पढ़िएगा, क्योंकि देखिए वही बात को इतना घुमा के दे दिया ना, जब आप एग्जाम में फेस करोगे तो आप गलत हो जाएगा। अगला बोला कंज्यूमर रियल इनकम डिक्रीजेस। बोला एक इंसान का रियल इनकम कब बढ़ता है? अभी पढ़ाई का रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर कब बढ़ता है? जब उस सामान का दाम, कोई भी सामान का दाम घटता है। द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस फॉल, डिमांड राइजेस। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, which of the following is the reason for sloping demand curve downward? डिमांड कर्व डाउनवर्ड होने का क्या कारण है? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। तो ये जितना भी थ्योरी आप देख रहे हैं ना, इक्वी मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ये सारा थ्योरी आपको हम पढ़ाएंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पूरा का पूरा 39 क्वेश्चंस थे। ये सारे 29 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, समझा। अब इसके बाद भी आप घर में पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे क्या करिएगा? पहले नोट्स रीडिंग करिएगा। नोट्स रीडिंग करने के बाद चारों क्लासेस को पहले वीडियो देखेंगे, नोट्स रीडिंग करेंगे, चारों क्लासेस को देखेंगे। देखने के बाद ये जो आपको हम भेजे हैं पीडीएफ, उस पीडीएफ को बढ़िया से सॉल्व करिएगा, समझ के। रटना नहीं है, रट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम सोचेंगे हमको रट लेना नहीं, एमसीक्यू है ना, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप इसको रीडिंग करिएगा। रीडिंग करने के बाद ही अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ लेंगे। और मेरा तो 8 बजे तक क्लास है, मेरा क्लास 11 का, तो मैं आपसे आप लोगों का 8:30 बजे टेस्ट लूंगा। 8:30 में मैं ओरल टेस्ट आज लूंगा, यही सारे क्वेश्चंस का। ठीक है बच्चे लोग, तो प्लीज तब तक पढ़िए, समझिए, रीडिंग करिए, और डाउट्स होगा तो तुरंत फायर कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। आप क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चे लोग।